अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों से 3 अहम तरीन ख़बरों पर रोशनी डालने जा रहा हूँ और तबसरा कर रहा हूँ। पहले तो ये है कि हैदराबाद के हुसैन सागर का नाम अचानक गूगल में जय श्री राम सागर बन गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे तबसरे आ रहे थे। उसकी कुछ तफसीलात आप सब लोगों के सामने रखता हूँ। और इसी तरह मुंबई फसादात के मजलूमीन को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और इंसाफ दिलाने का मुकदमा भी इल्तिवा का शिकार हो चुका है, उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करते हुए आखिरी में आप लोगों के सामने में मशरिक़ वस्ता में ताकत की जंग और ईरान की नई खुद एतमादी किस तरह पैदा हो रही है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि मशरिक़ वस्ता में जो हालात बन रहे हैं उस पर रोशनी डालें, तो ये कुछ तफसीलात में लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, बिलखुसूस लिंक को। बरकैब नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं हुसैन सागर की। एक अजीब व गरीब वाक़या के तहत हैदराबाद की मशहूर हुसैन सागर झील गूगल मैप्स में कई दिनों तक जय श्री राम के तौर पर नमूदार होता रहा। टैग कंपनी ने अब इसकी तस्दीक कर दिया है। इससे पहले लोग ये देखकर हैरान थे कि हुसैन सागर झील का नाम जय श्री राम सागर क्यों नजर आ रहा है। लोगों ने ट्विटर पर इसके खिलाफ बरहमी का इजहार किया। एक ट्विटर सारिफ ने लिखा, यह हैदराबाद की हुसैन सागर झील है, अचानक जय श्री राम सागर बन गया है और मुझे ताज्जुब है कि गूगल ने इसे किसी भी तरह से एडिट नहीं किया। एक दीगर सारिफ ने लिखा, समाज दुश्मन अनासिर ने गूगल मैप्स में हैदराबाद के हुसैन सागर का नाम जय श्री राम सागर रख दिया है। इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने हुसैन सागर को तामीर करने का हुक्म दिया था और उसकी तामीर सन 1563 में अमल में आई थी। इसी तरह के एक वाक़े में फरवरी माह में गूगल मैप्स पर इस शहर के सालार जंग ब्रिज का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी ब्रिज रख दिया गया था। यानी कि इस वक्त नामनिहाद जो लोग अपने आप को वतन परस्त कहते हैं वो लोग मुसलसल इस तरह की शरारतें गूगल मैप्स में जाकर के कर रहे हैं और बिलखुसूस मुसलमानों से वाबस्ता जो नाम हैं, शहरों के हों या झीलों के हों या अहम शाहराहों के हों, बिल्डिंगों के हों या किसी भी म्यूजियम्स वगैरह की, उसके साथ छेड़छाड़ करके एक मरतबा फिर नफरत की आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और अपने असबियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, इस तरह हुआ, लेकिन अब हुसैन सागर झील का नाम नज़र आ रहा है, आपको वहाँ पे नज़र आएगा। अब बात करते हैं हम लोग मुंबई फसादात के सिलसिले में। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद होने वाले दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में 2 दौर के खुरेज फिरकावाराना फसादात के सिलसिले में श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में समाअत इल्तिवा का शिकार हो गई है। और इस दरमियान एक अर्ज़गुज़ार डॉक्टर अजीमुद्दीन ने भी मुतालबा किया है कि मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए इस अदालती कोशिश को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि फ़िलहाल इस मामले में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है और मजलूमीन इंसाफ के लिए तरस गए हैं, जिनमें रफ़ीक मापकर भी शामिल है, जो कि वडाला की हरी मस्जिद में नमाजियों पर होने वाली अंधाधुंध पुलिस फायरिंग में ज़ख्मी हो गया था और अदालत के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। उन्होंने इंस्पेक्टर निखिल कापसे के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और साल 2016 में सेशन कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के गोशवारे के मुताबिक गुज़िश्ता 12 फरवरी 2019 को होने वाली समाअत हुई और जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने समाअत की और आइंदा तारीख मुकर्रर की थी ताकि समाअत हो सके, लेकिन फरीक़ैन की गैर हाजिरी के नतीजे में 1 अगस्त 2019 को जस्टिस बोबडे, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी.आर. गवाई पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू समाअत होनी थी, लेकिन फिर इस मुकदमे को मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी तफसील पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट में एक्शन कमेटी फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ श्री कृष्णा रिपोर्ट ने 21 अगस्त 1998 को रिपोर्ट के निफाज के लिए मुकदमा दायर किया और 1 माह बाद 21 सितंबर 1998 को सुप्रीम कोर्ट ने उसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया। सिविल रिट पिटीशन 1998 527 की समाअत का आगाज हुआ। दरअसल महाराष्ट्र हुकूमत ने फसादात की तहकीकात के लिए श्री कृष्णा कमीशन तश्कील की थी, लेकिन आज 2 दिहाई गुजरने जाने के बावजूद कमीशन की रिपोर्ट को नाफिज नहीं किया गया है और मुतासिरीन
آج بھی انصاف سے محروم اور سپریم کورٹ میں زیر سماعت مقدمے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انسان سپریم کورٹ میں گزشتہ 12 فروری 2019 کو ہونے والی سماعت ہوئی اور جسٹس ایس اے بوبڑے، جسٹس سنجے کشن کول اور جسٹس دیپک گپتا کی بینچ نے سماعت کی اور آئندہ تاریخ مقرر کی تھی۔ ایڈوکیٹ انیس سہروردی کے انتقال کے بعد شکیل احمد سید اور اعجاز مقبول صاحب پیروی کر رہے ہیں، جبکہ مذکورہ ریٹ پٹیشن کے عرضی گزار میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ مولانا ظہیر عباس رضوی، فیاض احمد خان، مفتی عبد الرحمن ملی اور ڈاکٹر ایم عظیم الدین شامل ہیں، جو کہ ممبئی کی مختلف تنظیموں سے وابستہ رہے ہیں، جبکہ فریق حکومت ہند کے محکمہ قانون و انصاف اور کمپنی امور کے سیکریٹری اور حکومت مہاراشٹر کی چیف سیکریٹری کو بنایا گیا تھا۔ واضح رہے کہ پہلے شیو سینا بی جے پی محاذ حکومت اور پھر کانگریس این سی پی اتحاد سرکار نے اسے نافذ کرنے میں کوتاہی برتی تھی، جس کے بعد رپورٹ کو نافذ کرنے کے لیے ممبئی میں ایک ایکشن کمیٹی تشکیل دی گئی اور سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تاکہ رپورٹ کی سفارشات کو نافذ کر کے قصورواروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا، لیکن 1999 میں کانگریس این سی پی اتحاد نے چند چیزوں کو چھوڑ کر رپورٹ کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا تھا۔ حالانکہ سپریم کورٹ میں دائر کردہ ریٹ پٹیشن کی سماعت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اس مقدمے کا اب کوئی پرسان حال نہیں ہے اور تاریخ پر تاریخ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ فروری میں عدالت عظمیٰ نے فریقین کو 4 ہفتے کا وقت دیا تھا، مگر اس کے بعد سماعت ہر تاریخ پر آگے بڑھ جاتی ہے۔ شری کرشنا کمیشن رپورٹ کے غیر جانبدارانہ رپورٹ کہی جاتی ہے۔ جسٹس شری کرشنا نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ کمیشن کے سامنے جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں اس سے حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان میں جو حیرانی فطرت پائی جاتی ہے اس کی خواہش میں وہ ہر حال میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اختلاف، کشمکش، ہیجان اور رنگ و نسل اور مذہب پر بھی تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، یہ وہ تفصیلات ہیں جو 1992 کے فسادات اور 93 کے فسادات میں جو مظلومین ہیں ان کے تحت جو دائر کی گئی تھی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ تنظیمیں جو اس وقت بالخصوص بے گناہ مسلم نوجوانوں کی جب قید کیا جاتا ہے ان کے لیے ایک کیس لڑ رہے ہیں، ان کو بھی اس معاملے میں اس وقت سنجیدگی سے لے کر کے 1992 اور 93 کے فسادات میں جو مظلومین ہیں خود بالخصوص مسلمان، ان کو جو ہے ایک کیس متحرک بن کر کے اور پوری سنجیدگی سے لیتے ہوئے لڑنا چاہیے تاکہ مظلومین کو انصاف مل سکے۔ بہرکیف ناظرین، ہم اب بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کی۔ امریکہ عسکری حوالے سے شمالی شام سے نکل چکا ہے، لیکن سفارتی میدان میں وہ اب بھی موجود ہے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس کے ساتھ بات چیت کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اعلان کیا کہ ترکی شمالی شام میں اپنی فوجی کارروائیوں میں 5 روزہ فائر بندی پر تیار ہے۔ یہ ہم نے ڈیٹیلز آپ کو دی تھی۔ شامی کردوں کے مطابق یہ فائر بندی اگرچہ عملاً وہ نہیں ہوگی جس کی کہ انقرہ میں ترک کابینہ نے حمایت کی ہے، تاہم یہ بات بھی سچ ہے کہ ترک صدر اردوغان کا اعلان صرف امریکہ کی کافی بھرپور سفارتی کوششوں کے بعد ہی ممکن ہو سکا ہے۔ جو بات واضح نہیں وہ یہ ہے کہ آیا اس فائر بندی اعلان کا واقعی احترام بھی کیا جائے گا۔ غیر واضح تو یہ بات بھی ہے کہ آیا وائٹ ہاؤس کی سوچ یہ ہے کہ نائب صدر مائک پینس کا دورہ ترکی اس خطے میں امریکہ کی سیاسی اور سفارتی کوششوں کا ایک نیا مرحلہ تھا، یا شاید وہ آخری کوشش جس کا مقصد تھا کہ شمالی شام سے امریکی فوجی انخلا کم از کم بہت جلدی میں کیا جانے والا کوئی اسٹریٹجک فیصلہ ثابت نہ ہو۔ لیکن یہ بات بہرحال یقینی ہے کہ امریکہ نے مشرقی وسطیٰ سے متعلق اپنی کوششیں واضح طور پر اور اس طرح کم کر دی ہیں کہ ان کے بعد شروع ہونے والے ضمنی اثرات کا سلسلہ بھی اب کافی طویل ہو چکا ہے۔ ان ضمنی اثرات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب خطے میں نئے اتحاد اور طاقت کے نئے مرکز قائم ہونے لگے ہیں۔ بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ خطے کی کوئی بھی دوسری ریاست اس امریکی ایران سے زیادہ قائل نظر نہیں آتی کہ وہ ان بدلتے ہوئے حالات کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ 14 ستمبر کو سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ کیے جانے والے حملوں کی ذمہ داری اگرچہ یمن کے ایران نواز حوثی باغیوں نے قبول کر لی تھی، تاہم سعودی عرب اور امریکہ نے الزام ایران پر ہی لگایا تھا، جس کی تہران کی طرف سے بھرپور تردید بھی کر دی گئی تھی۔ اس تردید کے باوجود اس سلسلے میں ایران کے ناقدین کا تہران پر شک و شبہ مکمل طور پر ختم تو نہیں ہوا تھا۔ اس پس منظر میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ اسرائیلی اخبار ہارٹیس کے مطابق ایران نے اگر ان حملوں کا سچ مچ حکم دیا تھا تو اس نے ایسا واقعی بہت زیادہ خود اعتمادی کے احساس کے ساتھ ہی کیا ہوگا۔ ایران شام میں امریکہ کی کمزوریوں پر بھی قریب سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ تہران کی رائے میں امریکہ کے پاس جنگ سے تباہ شدہ شام کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس آج شام کی خانہ جنگی کے حوالے سے اگر روس اور ایران سیاسی فاتح نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی مشرق وسطیٰ کی اس ریاست سے متعلق ایک نپی تلی اور مستقل پالیسی اپنا رکھی ہے۔
अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन से शाये होने वाले जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक रूस और ईरान ने शामी खाना जंगी के हवाले से शुरू से ही एक वाज़ेह और महदूद और काबिल अमल सोच अपना रखी है। उनका मकसद ये था कि सदर बशर अल-असद को हर हाल में इख्तिदार में रहना चाहिए। इस सोच का नतीजा ये निकला कि असद आज भी इख्तिदार में है और रूस और ईरान भी शाम में मौजूद हैं और आइंदा भी इस बात को नज़रअंदाज किया जाना मुमकिन दिखाई नहीं देता कि रूस और ईरान शाम में ही रहेंगे। हार्टेस लिखता है, ईरान ने सऊदी अरब पर हमले इसलिए नहीं करवाए होंगे कि ये तेहरान की तरफ से उसकी कोई नई सियासी पॉलिसी है या उसे कोई नया हथियार मिल गया है, बल्कि महज इस वजह से कि तेहरान को इल्म था कि अमरीकी सदर ट्रंप अपने एक करीबी इत्तेहादी मुल्क के तौर पर सऊदी अरब के बहुत करीब नहीं खड़े हुए होंगे। सऊदी अमरीकी अस्करी इत्तेहाद में मजबूती के बजाय नरमी के आसार तो काफी अरसे से नजर आना शुरू हो चुके थे। अमेरिका की तरफ से खलीज के इलाके में भेजे जाने वाले बहरी बेड़े की तरफ से बहुत पुरसुकून रवैया जाहिर किया जाएगा, ये बात तेहरान के लिए तकरीबन वाज़ेह ही थी। ईरानी क़यादत ने यह बात भी तफसीली मुशाहिदे के बाद महसूस कर ली थी कि तुर्की में सऊदी अरब के मुनहरिफ शहरी और सहाफ़ी जमाल काशिक़जी के कत्ल उससे कबल यमन की जंग के आगाज़ के बाद से सऊदी अरब को उसकी कीमत अमरीकी कांग्रेस में अपने लिए पाई जाने वाली हमदर्दियों में बहुत ज़्यादा कमी की सूरत में चुकानी पड़ेगी। दिमश्क में भी फैसला साज क़ुव्वतें हो रही हैं। रूस और ईरान का दिमश्क हुकूमत पर असर इतना ज़्यादा है कि वह ऐसे फैसलों पर भी असरअंदाज होते हैं जिनके असरात यूरोप तक महसूस किए जाते हैं। असद हुकूमत का कोई आइंदा फैसला क्या होगा, कब इंतजार किया जाएगा, कब कोई बड़ा फैसला सामने आएगा और कुर्दों के मामले में तुर्की की फौजी मुदाखलत के बाद शिमाली शाम के बारे में दिमश्क हुकूमत का अगला कदम क्या होगा, ये सब फैसले दिमश्क में खुद सदर असद अकेले नहीं करते। ईरान खित्ते में अपने अस्करी ताकत की इसी एहसास के साथ अब इस बात का मुतमहिल भी हो सकता है कि अपने हमसाया रियासतों और इलाके के दीगर ममालिक के साथ दोस्ताना तर्ज अमल अपनाए रखें। इन्हें अवामिल हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखें तो ये सवाल गैर मंतकी महसूस नहीं होता कि आया मशरिक़ वस्ता में ताकत और असर रसूख की जंग ईरान क्या जीत चुका है, यानी क्या ईरान जीत चुका है या तुर्की उस मैदान की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, या ईरान और रूस और बशार मिलकर के शाम को छोड़ना नहीं चाहते और वहाँ से पूरी तरह फ़ायदे उठाना चाहते हैं और यहीं से होकर के जो है वो सऊदी अरब को भी और अमेरिका को भी आंखें दिखाना चाहते हैं। यानी कि मशरिक़ वस्ता में शाम एक ऐसा महफूज जोन बन चुका है रूस के लिए और ईरान के लिए कि वहाँ अपने ताकत का मुजाहरा इस कदर करने लगे हैं कि अमेरिका अपनी कुछ फौजियों को वहाँ से हटा लेता है और तुर्की सिर्फ शिमाली शाम में अपनी कार्रवाई करता है और अमेरिका की जानिब से जब मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ आयद होती हैं तो सिर्फ 5 दिन के लिए उस कार्रवाई को रोक लेता है, सिर्फ सिफारती ताल्लुकात को बहाल करने के लिए। तो ऐसे हालात में ये बात कहना वाज़ेह है, बल्कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता और बेखुसूस शाम में हर मुल्क अपनी ईरान का ताकत का मुजाहरा करना चाहता है और मशरिक़ वस्ता में अपने महफूज होने और मजबूत होने का दावा पूरे आलम में ठोकना चाहता है। और इस मैदान में सबसे आगे ईरान है, रूस है, तुर्की है और ख़ुद शाम और उसके बाद अमेरिका। और इसी तवस्सुस से पूरे के पूरे खलीजी ममालिक कुछ अरब ममालिक के साथ अमेरिका का साथ देते हुए बशर अल-असद के खिलाफ अपनी दुश्मनी का इजहार करते हैं, जबकि इधर रूस और ईरान बशर अल-असद का साथ देकर के इसराइल की क्या वो ख्वाब को चिकनाचूर कर रहे हैं, जहां पर जो है शाम पर इसराइल पूरी तरह कब्जा करके अपने ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करना चाहता है। महकैफ नाज़रीन, यहाँ बहुत सारे सवालात हैं, इसको इतनी आसानी से समझना बहुत मुश्किल है। कभी इंशाल्लाह वीकली सीधी बात में मैं आपको ग्रेटर इसराइल के नक्शे के साथ इस समझाने की कोशिश करूँगा कि गोलान पहाड़ियाँ क्या माना रखती हैं और शाम की सूरत हाल इस वक्त जो है उससे किसको नुकसान हो रहा है और किसको फ़ायदा। महकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।